right, so good afternoon, students. I welcome you all to this session on material science and metal cutting. Okay, and in fact, we'll be studying metrology and inspection in this class, and in that, we'll be studying limit, fits, and tolerances. Okay, so we have already started with limit, fits, and tolerances. Today, we'll be continuing our discussion on the same. Okay, surely. So just give me a moment. So let's start with the first question. Okay. So we have a checkbox over here. So the question states that the limit shows on a drawing for a mating hole and shaft are as 50 plus 0.046 and minus में it is on the 0. तो सबसे पहले तो इसको डायग्राम पे शो कर लेते हैं हम लोग. So ये आपका 0 लाइन हो गया, इस पे 50.00 हमने ड्रॉ किया. ये 46 microns. This is your hole. What is the shaft? minus 10 micron नीचे जाना है आपको, ठीक है, और minus 29 micron नीचे जाना है. ठीक है. Now we need to calculate, or we need to define the type of fit. Can you tell me what is the type of fit over here? Anyone in the class? Clearance. Clearance fit. Why it is a clearance fit? क्योंकि होल हमेशा बड़ा है शाफ्ट से, चाहे छोटे से छोटे होल मैन्युफैक्चर कर लो आप. If you are manufacturing the smallest hole also, which is this 50.00 exactly, even the smallest hole is greater than the largest shaft. This is the largest shaft. So of course, it is a clearance fit. Now, the next question comes over here is that, sir, what is the allowance? Allowance क्या होता है? Can anyone tell me? Smallest hole minus biggest shaft. देखो मैं इसे इस तरह से रखूंगा कि अलाउंस जो होता है आपका, इट इज मैक्सिमम मेटल लिमिट ऑफ होल माइनस मैक्सिमम मेटल लिमिट ऑफ शाफ्ट. इसका मॉड ले लीजिएगा, जो भी पॉजिटिव आता है. पहले इसे मैथमेटिकली करते हैं, फिर फिजिकली समझते हैं. मैक्सिमम मेटल लिमिट क्या होती है? देखिए, लेट्स से वी हैव अ होल ओवर हियर. होल का साइज क्या है? 50, 0.00, 0.046. सो एक तो छोटा होल है और एक बड़ा होल है, राइट? मतलब इसी रेंज में लाई करेंगे आपके होल्स, राइट? तो मैक्सिमम मेटल किस केस में होगा? जब छोटे से छोटा होल बनेगा, करेक्ट? तभी तो मैक्सिमम मेटल होगा इस प्लेट के पास. सो मैक्सिमम जो आपकी लोअर लिमिट होती है होल की, लोअर लिमिट ऑफ होल, छोटे से छोटा होल, इज इट्स मैक्सिमम मेटल लिमिट ऑफ होल. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड, अगर हम शाफ्ट की बात करें, तो यहाँ पे शाफ्ट कौन सी दी हुई है आपको? लेट्स से 50 माइनस 0.01. अब इसमें शाफ्ट की दो साइजेस है, एक तो छोटी शाफ्ट, ऑफ कोर्स दिस वन,
This is 50 minus 10 microns, that is 49.9, 49.490, सॉरी ये वाला, और ये है आपका 49 पॉइंट, माइनस करोगे कितना आएगा, 30 माइक्रोन्स माइनस करोगे तो 30 माइक्रोन्स माइनस करोगे तो 490 कहां से हो गया, 990 आएगा, ये 971 करेक्ट। तो मैंने इसे, तो बड़ी से बड़ी शाफ्ट जो होगी आपकी वो कौन सी होगी, दिस वन। तो दिस इज योर अपर लिमिट और दिस इज योर लोअर लिमिट। तो शाफ्ट के केस में अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज द मैक्सिमम मेटल लिमिट। तो बेसिक फॉर्मूला याद रखिएगा कि अलाउंस इज नथिंग बट मैक्सिमम मेटल लिमिट ऑफ होल माइनस मैक्सिमम मेटल लिमिट ऑफ शाफ्ट। अब हो सकता है कि अगर इंटरफेरेंस फिट हो तो मैक्सिमम मेटल लिमिट ऑफ शाफ्ट बड़ी हो मैक्सिमम मेटल लिमिट ऑफ होल से। सो इन दैट केस आवाज है ये, in that case you will just use the bond, right? तो चलिए यहां पर मैक्सिमम मेटल लिमिट ऑफ द होल क्या है, बड़े से बड़ा होल सर 50 है, और मैक्सिमम मेटल लिमिट ऑफ द शाफ्ट क्या है सर, अभी आपने बताया 50 माइनस 10 माइक्रोन, दैट इज 49.990। so what will be your answer, 10 माइक्रोन। देखिए लैंग्वेज में चेंज हुआ है यहाँ पर, अभी तक गेट ने ये लैंग्वेज यूज नहीं करी है मैक्सिमम मेटल लिमिट, आप समझिए इस बात को। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है आपके फ्यूचर में। Can you tell me what is the greatest possible amount of clearance or interference in this question? मैक्सिमम क्लियरेंस कितना होगा, 75. मैक्सिमम क्लियरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, छोटी से छोटी शाफ्ट बड़े से बड़े होल, बिगेस्ट स्मॉलेस्ट शाफ्ट एंड बिगेस्ट होल। तो छोटी से छोटी शाफ्ट बड़े से बड़े होल में जाएगी तो डेफिनेटली देयर विल बी अ गैप बिटवीन देम, दैट इज व्हाट वी कॉल एज क्लियरेंस, राइट। सो 46 प्लस 29 कितना बोला भाई, कौन बोला और कितना बोला था, आई थिंक 75. परफेक्ट। तो ये दोनों आंसर हो गए आपके, ये 75 माइक्रोन हो गए, और अलायंस आज तक गेट ने पूछा नहीं है तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कैसे निकालना है। तो अलायंस और क्लियरेंस में क्या अंतर होता है भाई, क्लियरेंस या अलायंस और टॉलरेंस में क्या अंतर होता है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। टॉलरेंस जो होता है वो तो या तो किसी होल का होता है किसी शाफ्ट का होता है, ठीक है, वो इंडिविजुअल होल और शाफ्ट के ऊपर दिया जाता है, और टॉलरेंस जो होता है वो गैप होती है होल और शाफ्ट के बीच, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये अलायंस हो गया मैक्सिमम मेटल लिमिट्स के बीच। यहाँ पे 3 वैरायटी के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, एक तो मैंने आपको करा दिया है, 2 और आप कर सकते हो, करिए जरा जल्दी से। और आज क्या बात है यार, काफी सारे स्टूडेंट नए दिख रहे हैं, कोई पर्टिकुलर रीजन आज, श्लोक लड्ढा, ऋतुजा आती है, प्रतीक शिरसात, 2 बच्चे रहे, धनश्री भी काफी टाइम बाद आई है। एनी पर्टिकुलर रीजन आप लोग आज आए हैं क्लास में, किसी ने आपको मतलब प्रेशराइज तो नहीं किया? आंसर दीजिए, आप आंसर बताएं सर क्या है। एक मिनट में वापस आ रहा हूँ, आप आंसर निकाल के रखें।
हाँ जी, बताएं आंसर। इंटरफेरेंस, नो अलाउंस। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? नो अलाउंस, नो अलाउंस का तो कोई क्वेश्चन बनाया नहीं मैंने आज तक। सर अलाउंस 93 होता है सर, 93 माइक्रोन। अलाउंस 93 बिल्कुल ठीक है, और इंटरफेरेंस मैक्सिमम कितना है? 93। बहुत बढ़िया। देखो, होल कितना है? ये होल है। थोड़ा नीचे से लेते हैं। देखो, अगर कोई स्टूडेंट स्टार्ट करना चाह रहा है मैन्युफैक्चरिंग, किसी कारण से अभी तक नहीं देख पाया था, तो मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आज मैं लाइक आई थिंक 1 आवर तो लगेगा मेट्रोलॉजी इंस्पेक्शन पढ़ाने में आप लोगों को। उसके बाद होपफुली टुडे विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर, मशीन टूल्स। तो मशीन टूल स्टार्ट करेंगे हम आज, इफ टाइम परमिट्स। ओके, तो बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है मेटल कटिंग, जो मैं पढ़ा चुका हूँ पूरी तरह से। एक बार आप उसे जरूर देख लें, और कोई डाउट हो तो पूछ लें। तो भाई, शाफ्ट हमेशा बड़ी है होल से। यू कैन सी दैट शाफ्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन होल। व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट कि देयर विल बी ऑलवेज एन इंटरफेरेंस। सो अब आपको अलाउंस अगर निकालना है, तो अलाउंस इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मेटल लिमिट्स ऑफ होल एंड शाफ्ट। तो यहां अगर आप देखोगे, तो मैक्सिमम मेटल लिमिट ऑफ होल एंड शाफ्ट क्या होगी? ये तो होल की हो गई 80.00, और शाफ्ट की क्या हो गई? शाफ्ट बड़ी से बड़ी शाफ्ट, तो ये 93। तो डायरेक्टली 93 लिख दो ना। ये हो गया मैक्सिमम मेटल लिमिट ऑफ शाफ्ट, और ये हो गया मैक्सिमम मेटल लिमिट ऑफ होल। दोनों का डिफरेंस 93 माइक्रोन। आंसर इज 93 माइक्रोन। मैक्सिमम इंटरफेरेंस। अब मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या होगा? जब बड़े से बड़ी शाफ्ट छोटे छोटे होल में असेंबल करोगे, तभी तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको असेंबली करने में, राइट? सो दैट इज 93 माइक्रोन स्ट्रेट अवे। तो आपने एक ऑब्जर्वेशन अगर किया हो, तो इस क्वेश्चन में आपसे मैं पूछूं, ऊपर वाले क्वेश्चन में मिनिमम क्लियरेंस कितना है, तो क्या जवाब दोगे? व्हाट विल यू से अबाउट मिनिमम क्लियरेंस? सर क्लियरेंस पॉसिबल ही नहीं है। अरे ऊपर वाला क्वेश्चन देखो तो सही, किस क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ। अलाउंस क्या आएगा मिनिमम क्लियरेंस? हाँ, कितना है मिनिमम क्लियरेंस? मिनिमम क्लियरेंस बताओ मुझे कितना। अरे शाफ्ट हमेशा छोटी है होल से, दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। 10 करेक्ट। मतलब छोटी से छोटी, बड़े से बड़ी शाफ्ट छोटे छोटे होल में जब असेंबल होगी, तो 10 करेक्ट। 10 इज द मिनिमम क्लियरेंस। तो चूंकि 10 इज द मिनिमम क्लियरेंस एंड 10 इज द अलाउंस, तो याद रखिएगा कि याद रख भी सकते हो, नहीं भी रखो तो ठीक है, थोड़ा सा। यूजुअली जब क्लियरेंस फिट होता है, तो मिनिमम क्लियरेंस इज योर अलाउंस।
और जब इंटरफेरेंस फिट होता है तो ये देखिए मैक्सिमम इंटरफेरेंस इज योर अलायंस। तो ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछ सकते हैं आपसे, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मिनिमम क्लियरेंस इज अलायंस, मैक्सिमम क्लियरेंस इज अलायंस, मिनिमम इंटरफेरेंस इज अलायंस, मैक्सिमम इंटरफेरेंस इज अलायंस। तो इसमें से दो सही होंगे। मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन का जो भी आजकल काफी फैशन चल रहा है यूट्यूब पे, इस तरह के क्वेश्चन आपको देख सकते हो। ठीक है, ये करो। मैं इस पे आपको एक्सपेक्टेशन देता हूँ मेरी कि आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन कि ये गेट में आ सकता है। करिए इसको हम। अलायंस बताओ। सर ट्रांजिशन फिट और 26 माइक्रोन अलाउंस। बहुत बढ़िया, सही जवाब। ट्रांजिशन फिट और 26 माइक्रोन, देखते हैं। बहुत बढ़िया प्रतीक। मैक्सिमम मेटल लिमिट फॉर द शाफ्ट, मतलब ये बड़ी से बड़ी शाफ्ट की बात कर रहे हैं। और मिनिमम मेटल लिमिट ऑफ द शाफ्ट, मतलब ये छोटी सी छोटी शाफ्ट की बात कर रहे हैं। आई थिंक 26, और this should be 26 micron and this should be 3 micron, right? और मैक्सिमम मेटल लिमिट ऑफ द होल, मतलब छोटे छोटा होल, ये 36 माइक्रोन तक का है। दिस इज योर होल, दिस इज योर। तो फिर तो ट्रांजिशन है बॉस, क्योंकि दोनों के ट्रांजिशन जोन क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। अब यहाँ पर मिनिमम इंटरफेरेंस या मैक्सिमम इंटरफेरेंस या मिनिमम क्लियरेंस या मैक्सिमम क्लियरेंस वोंट वर्क। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट काम करेगा आपका, दोनों की लिमिट्स के बीच में डिफरेंस देखिए। ये इसकी मैक्सिमम मेटल लिमिट है, ये इसकी मैक्सिमम मेटल लिमिट है। तो दोनों की मैक्सिमम मेटल लिमिट मैंने हाईलाइट कर दी यहाँ पर, उनके बीच में डिफरेंस कितना है, 26। सो डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मेटल लिमिट is equal to allowance is equal to 26। ठीक है दोस्तों, तो ये बात यहाँ पर खत्म है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर इसमें क्लियरेंसेस क्यों नहीं वर्क करेंगे? ट्रांजिशन क्लियरेंसेस, अब क्या निकालोगे, मिनिमम क्लियरेंस तो कुछ होगा ही ना। मिनिमम क्लियरेंस क्या होगा, बताओ क्या निकालोगे मिनिमम क्लियरेंस। मिनिमम क्लियरेंस कैसे, छोड़ चलो एक सोचते हैं, बात करते हैं, चारों चीजें निकालते हैं। मिनिमम क्लियरेंस कैसे निकालोगे इसमें? मिनिमम क्लियरेंस जीरो ही होगा जब ये होल और शाफ्ट मैच कर जाएंगे। हाँ यस सर। तो हाँ, यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि मैक्सिमम इंटरफेरेंस आप निकाल सकते हो, मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकाल सकते हो क्या यहाँ पर? हाँ सर, छोटे से छोटा होल्स और सबसे बड़ा ये शाफ्ट हाँ, 26 माइक्रोन हो जाएगा। ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस हो सकता है, ये डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। मिनिमम इंटरफेरेंस, मैक्सिमम क्लियरेंस डिफाइंड है क्या यहाँ पर? हाँ, मैक्सिमम क्लियरेंस भी वेल डिफाइंड है।
कि दिस इज द बिगेस्ट होल एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट शेफ्ट, क्योंकि मिनिमम क्लियरेंस और मिनिमम इंटरफेरेंस सच कोई डिफाइन नहीं है प्रॉपर्ली। तो दिस इज द बेस्ट वे टू वर्क अपॉन। लाइक मैं इसलिए रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको कभी अलायंस का क्वेश्चन गेट में आता है, क्योंकि आने वाला है, आज तक अलायंस पूछा नहीं गेट ने, सोचो कितनी बड़ी बात है, तो ये आप देख सकते हो। ओके, चलिए, तो ये मैंने आपको एक मैक्सिमम मेटल लिमिट एक दूसरी लैंग्वेज में सेम क्वेश्चन सॉल्व करें और अलायंस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया। चलिए, एक अब यहां से स्टार्ट करता हूं मैं लेक्चर हमारा। टॉलरेंस सिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यूजुअली मैंने स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में देखा है कि वो एक उनसे क्वेश्चन पूछो, आपसे पूछता हूं मैं, चलो लेट्स से आप किसी ऑटोमोबाइल कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हो, ठीक है, बता सकते हो, मतलब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि यार लेट्स से इफ वी हायर यू, लेट्स से फॉर एग्जांपल, देन इन विच डिपार्टमेंट वुड यू लाइक टू वर्क? आंसर दो यार सब बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। डिजाइन। हाँ, ये ऋतिक बोला डिजाइन, और बाकी इतने सारे बच्चे हैं यार, प्रतीक है, हेमंत है, उर्वी है, धनश्री है, ऋतुजा है, सर बताओ। डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग ही पता है। डिजाइन मुझे दो ही पता है, तो ठीक है। अच्छा, प्रतीक वांट्स टू वर्क इन क्वालिटी कंट्रोल, ओके, चलिए ठीक है। तो यूजुअली ये आंसर आता है, मतलब मुझे भी, मेरा भी ये एक्सपीरियंस है। मैं डिजाइन लिखने वाला था, आपने पहले बता दिया, डिजाइन इज यूजुअली। अब मैं आप लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, बट मैं एक जनरल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अब डिजाइन से बच्चे लोग क्या समझते हैं कि कैट सॉफ्टवेयर पे काम करना है। डू यू थिंक लाइक दैट? यू रियली थिंक दैट कि वर्किंग ऑन अ डिजाइन सॉफ्टवेयर, वर्किंग ऑन अ कैट सॉफ्टवेयर, की ये कैट वेट पे काम कर रहे हैं बढ़िया टी शर्ट पहन के, और डू यू थिंक दैट कि यू विल बी अ डिजाइन इंजीनियर? नो, यू विल बी अ ड्राफ्टर। उसे ड्राफ्टर कहते हैं, डिजाइनर नहीं कहते। डिजाइनर कैड यूज कर सकता है, कैड कैम सीए यूज कर सकता है डिजाइनर, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट। यूजुअली इंडस्ट्रीज में क्या होता है मैं बताता हूँ, नॉट ऑल ऑफ देम बट सम ऑफ देम, जितनी भी मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज है, जैसे कि मैं बॉश का एग्जांपल देता हूँ। तो बॉश में जो इंजेक्टर बनता था, उसकी डिजाइन जर्मनी में बनती थी, राइट? वो जर्मनी से डिजाइन भेजते थे, मतलब ड्राफ्टिंग भेजते थे इंडिया में, जैसे नासिक प्लांट में ड्राफ्टिंग भेजते थे। और फिर वहां की जो सो कॉल्ड डिजाइन टीम है, वो डिजाइन टीम क्या करती थी, उसको डिजाइन टीम कहते भी नहीं थे, बट मैं बता रहा हूँ जिसे बच्चे डिजाइन समझते थे, वो सॉफ्टवेयर पे, आई थिंक प्रोवी वाज यूज्ड, आई एम नॉट वेरी श्योर, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, पे इंडिया के हिसाब से उसमें सर्टेन चेंजेस करते थे, लाइक यूनिट्स में या लैंग्वेज में, और बहुत सारे इस तरह के चेंजेस होते थे, उसको नासिक प्लांट के हिसाब से कन्वर्ट करते थे जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो चीज होती थी, तो दैट इज नॉट कॉल्ड डिजाइन। डिजाइन इज समथिंग which where you create dimensions, where you think of the dimensions, where you think of the shape, where you think of the form. Okay, that is what we call as a design, such that your product meets the requirement at minimum cost. और डिजाइन करते करते एक सबसे इंपॉर्टेंट बात डिजाइनर भूल जाता है, वो होता है कि डिजाइन शुड डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ओके, मतलब डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज समथिंग व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डिजाइन एनी कंपोनेंट। मतलब आपने डिजाइन तो कर दिया, बट इज इट इसकी मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है? सर मैन्युफैक्चरिंग तो हर किसी चीज की हो सकती है, चलो आप जो डिजाइन करोगे वो बन जाएगा, कहीं ना कहीं तो बन जाएगा, बट क्या आपकी फैक्ट्री में, आपके रीजन में आपके पास कोई वेंडर है उसको बनाने के लिए? आपकी कंपनी के पास कोई वेंडर है उसको बनाने के लिए? ये सब आपको सोचना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि जो इच्छा हुआ वो बना दिया आप, यू हैव टू थिंक ऑफ इट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। एंड वो तभी सोच पाओगे आप जब तक आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं किया, मतलब जब तक आपने हाथों से या अपने सामने मैन्युफैक्चरिंग लाइन नहीं चलाई इन द सेंस, मतलब मैं आई एम नॉट सेइंग फिजिकली यू वर्कड एज अ लेबर, बट अंडर यू देयर आर operators who are working, so that you know every nook and cranny of manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कभी गलती से किसी ने आपको डिजाइन में ले भी लिया ना, वैसे तो लोग प्रेफर नहीं करते हैं यंग मतलब फ्रेशर्स को डिजाइन टीम में लेने के लिए, बट लेट से आपको किसी चीज को डेवलप करना है, कभी भी याद रखिएगा ये मेरे वर्ड्स, सोचिएगा जरूर।
it will be called as a part print analysis and operation process sheet. Yeah, operation process sheet is something else. I mean, what you are saying, Pratik, I'm not exactly getting. Uh, Process sheet, or there is one more document which comes into the picture with the process planning team, right? There is a dedicated process planning team which has a bill of material, and there are lots of things into it. But yeah, अभी के लिए अगर मैं कहूँ यहाँ पर, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज होना चाहिए जो भी पार्ट आप बना रहे हैं। और अगर आपको कंपनी ने दिया भी है एज अ डिजाइनर का मौका किसी भी पार्ट को डिजाइन करने के लिए आपको, या मॉडिफिकेशंस के लिए, तो जहां पर भी वो पार्ट बन रहा है ना, जरूर वहां जाकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग को देखिएगा, तभी जाकर आप एक अच्छे डिजाइनर बन पाओगे। कीप माय मार्क माय वर्ड्स, दिस इज अ टेक होम मैसेज। तो मतलब सर आप यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हो? देखो एग्जांपल देते हैं, सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। एक स्टूडेंट से कहा कि भाई एक शाफ्ट बना, स्टेप शाफ्ट बनानी है। उसने बोला ठीक है सर, बना देंगे स्टेप शाफ्ट। स्टेप शाफ्ट की डिजाइन भेजो नीचे आपकी कौन सी शॉप में, मशीन शॉप में। तो लेट्स से उसने बोला सर ये रिक्वायरमेंट थी 40 प्लस माइनस 0.02, 20 प्लस माइनस 0.01, and let's say this is 60 plus minus 0.0. Do you think that this is correct? I'll mark this dimension as A. I'll call it as A, B, and C. Can you identify any error from the manufacturing point of view? देखिए ये भी बता देता हूं कि A एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। A and B आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मतलब असेंबली में जो भी इसका मतलब मीटिंग पार्ट होने वाला है ना, तो दिस इज लाइक द शाफ्ट। तो जो भी मीटिंग पार्ट होने वाला है, दैट मीटिंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीटिंग पार्ट की लेंथ के साथ मैच होना चाहिए। तो दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए एंड बी आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या गलती करी ना उस बंदे ने? अगर आप सोचो, अब आप ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसने मान लो ए बना दिया 40 प्लस 40.02, ये ए बना दिया। और भी क्या कह रही है? टॉलरेंस ऑन टोटल लेंथ इज लेस। ओके, वेरी गुड। बी उसने बना दिया 20.01। क्या उसने कुछ गलत बनाया? नहीं, उसने सही बनाया, लिमिट्स में। ए भी सही है, बी भी सही है, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? 60.03। अब 60.03 बन गया, तो उधर तो इंस्पेक्शन वाला तो इसे रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि 60 प्लस माइनस 0.01 में होना चाहिए था। तो भाई कभी भी 3 डायमेंशन हैं, उसमें से 2 आपके पास कैसी होंगी? 2 तो आपके पास इंपॉर्टेंट होगी, जो अगर मैथमेटिक्स की टर्म में देखें तो 2 तो फिक्स है आपकी, और एक आपको इंडिपेंडेंट रखना पड़ेगी। तो इस पे टॉलरेंस देना ही नहीं चाहिए आपको, इसको फ्री छोड़ो, क्योंकि ऑलरेडी आपने ए और बी को टॉलरेंस दे दिया है ना, तो आप सी को फ्री छोड़ो, डंप कर दो उसको, सिंक कर दो उसको। ऐसा नहीं है कि भाई दे दिए बस मना से मन के, नहीं नहीं, ये गलती नहीं। तो हाँ, अगर सी को देना ही होती तो सी की क्या होती? देखो, सी की मैक्सिमम लेंथ क्या होगी? जब सी मैक्सिमम क्या होगा? सी मैक्सिमम होगा सर जब ए मैक्सिमम होगा और बी मैक्सिमम होगा, राइट? और सी मिनिमम कब होगा? जब ए मिनिमम होगा और बी मिनिमम, राइट?
तो आप देख लीजिए। सी मैक्सिमम ए मैक्स 40.02 plus 20.01, that is 60.03, and this is coming out to be यहाँ पर 59.97। कभी कभी बुक्स में इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दी जाती है कि दिस इज नथिंग बट 60 प्लस माइनस 0.03, बट याद रखिए ये हमेशा काम नहीं करती है। इस तरह के क्वेश्चन में तो ठीक है, बट जब आपके क्वेश्चंस में, ये तो बायलैटरल टॉलरेंसेस और वो भी इक्वल है, जब टॉलरेंसेस में इक्वलिटी नहीं होगी, ठीक है, बायलैटरल टॉलरेंस में या यूनिलैटरल टॉलरेंस आ जाएगी, तब ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने तो आपको सीधा कॉन्सेप्ट बता दिया है कि आप देख लें कि मैक्स अगर किसी की पूछी है, सी की पूछी, तो देख लें सी की मैक्सिमम लेंथ क्या होगी और सी की मिनिमम लेंथ क्या होगी। एप्टीट्यूड से सॉल्व करें, ज्यादा बेटर है। इसे कहते हैं टॉलरेंसिंग करना। इस पेज को हटा ही दो। एग्जाम्पल दिया हुआ मैंने यहाँ पर, जैसे ए का पूछ लिया आपसे फॉर एग्जाम्पल, ए मैक्स कैसे निकालोगे, तो ए की मैक्स, ए मैक्स क्या होगा, ए मैक्स तब होगा जब आपका लेट से ये इसे पी कह दो, इसे क्यू कह दो, तो जब आपका क्यू मैक्स होगा और पी मिनिमम होगा, दैट इज 60.15 minus 40 minus 0.15, this is p minimum, right? So this would be your 65, sorry, 25 sorry. Similarly a minimum आप निकाल सकते हो, और यहाँ पे b मैक्सिमम क्या होगा, ये p q r अगर कर दो तो p मैक्सिमम, q मैक्सिमम, r मैक्सिमम, और b मिनिमम क्या होगा, p मिनिमम, q मिनिमम, r मिनिमम। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू गाइस, नथिंग मोर देन एप्टीट्यूड। गेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, 2-5-10 मिनट दो मुझे, मैं गेट के क्वेश्चन की आपको दिख करवा दूंगा। ठीक है, एक टॉपिक और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इकट्ठे गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज गेज डिजाइन। काफी जगह मैंने यूट्यूब पे देखा है इस बार की लोग कह रहे हैं कि सर गेज डिजाइन हटा दिया गया सिलेबस में से, बट आई पर्सनली डोंट बिलीव कि ऐसा कुछ है। ठीक है, उन्होंने टॉपिक का नाम हटा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि टॉपिक नहीं है। ठीक है, और मैं तो टू बी ऑन द सेफर साइड ही आपको बता देता हूँ कि क्या होता है ना, कभी कभी जैसे बॉयंसी हटा दिया टॉपिक में से, अब इसका मतलब ये थोड़ा है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में से बॉयंसी हट जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मेट्रोलॉजी इंस्पेक्शन लिखा है और गेज डिजाइन, मेरे हिसाब से आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं आपको सिंपल एंड शॉर्ट में बता देता हूँ, और ठीक है चलो, गेट में से अगर चला भी जाए तो दूसरे एग्जाम्स में तो आता ही, और पीआई के सिलेबस में तो ऐसा भी है। तो इसे देखते हैं गेज डिजाइन। ठीक है, सिंपल सी बात है, लेट से कि एक कंपनी फॉर एग्जांपल शाफ्ट बना रही है। क्या बना रही है? शाफ्ट बना रही है। ये काम करते हैं, होल बना रही है। इधर बात करते हैं, उस पर भी आता हूँ। होल मैन्युफैक्चर, काफी सारे होल्स मैन्युफैक्चर कर रही है। लेट अस से दैट दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ होल कंपनी। अब आपके पास होल बनाने के बाद डेफिनेटली यू वांट टू मेक श्योर कि कोई भी गलत होल असेंबली में ना जाए। तो व्हाट यू विल डू, यू विल डू इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन के लिए हर एक पार्ट को मैनुअली चेक करोगे, उसकी रीडिंग लोगे, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो हम क्या करते हैं, रादर देन डूइंग दैट वी बेसिकली यूजेस गेजेस। ठीक है, अब गेजेस यूज करने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है समझिए, है ना। होल को चेक करने के लिए हम इस तरह का एक गेज यूज करते हैं जिसे प्लग गेज कहते हैं। ये वाला, दिस कॉल्ड एज प्लग गेज। जहां पर रेड है, ये रेड वाली साइड को हम नो गो कहते हैं, और ग्रीन वाली साइड को हम गो कहते हैं। मतलब ये कि अगर आप ये प्लग गेज लोगे हाथ में और गो वाली साइड में होल पे इंसर्ट करोगे, और ये अगर चला गया
तो पार्ट इज ओके, मतलब गो साइड, और एक नो गो साइड, ठीक है। अगर गो साइड जाती है, गोस, तो पार्ट जो है आपका वो ओके है, और नो गो साइड डजंट गोस, नो गो साइड डजंट गोस, मतलब ये दोनों कंडीशन एक साइड सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अभी यहां पर कंफर्म नहीं दूंगा, यहां पर कंफर्म होगा पार्ट ओके, ठीक है। दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए, तब जाके हम पार्ट को ओके करेंगे। मतलब गो मस्ट गो एंड नो गो शुड नॉट गो, देन ओनली द पार्ट इज ओके। इफ गो गोज एंड नो गो आल्सो गोज, देन पार्ट इज नॉट। इफ गो गोज, गो चला जाता है, और नो गो नहीं जाता है, या नो गो भी चला जाता है, तो पार्ट नॉट ओके, ठीक है सर। तो इसको डिजाइन करने में क्या है, इसको डिजाइन करने में ये है कि आप इन शाफ्ट की लेंथ कितनी रखोगे, मतलब सॉरी लेंथ नहीं, डायमीटर कितना, व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, दैट इज व्हाट इज अ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड ओवर हियर। चलिए इसको देखते हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। ठीक है, लेट्स से कि आपको जो होल चेक करना है उसके डायमेंशन है 25 प्लस माइनस 0.02। तो अपर लिमिट क्या हो गई आपकी 25.02, लोअर लिमिट क्या हो गई आपकी 24.980, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं, ये पहले क्या करते हैं बताता हूं, फिर बाद में बताऊंगा क्यों करते हैं। जो आपकी गो साइड है उसको हम लोअर लिमिट ऑफ होल पे रखते हैं, और जो आपकी नो गो साइड है उसको हम अपर लिमिट ऑफ होल पे रखते हैं। मतलब ये कि गो जो शाफ्ट है, ये देखो यार, होल को चेक करने के लिए तो शाफ्ट लगेगी, तो इसकी जो साइज होगी वो होगी 24.98, और इसकी जो साइज होगी वो होगी 25.02। इज दैट क्लियर, सिंपल। अब क्या ऐसा करना सही है और क्यों ऐसा किया, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इस गेज को चेक करते हैं सही है कि नहीं। लेट से कोई पार्ट आया चेक करने के लिए, उसकी साइज थी, ये पार्ट है, मैं पार्ट की डायमेंशन लिख रहा हूं। तो लेट से पार्ट का डायमेंशन था आपका 25, फॉर एग्जाम्पल। मैं आपसे पूछता हूं क्या ये पार्ट ओके है? हाँ सर, क्योंकि होल जो है हमारा वो ये रहा होल। जो भी इस रेंज के बीच में होगा वो पार्ट ओके होगा। तो सर ये पार्ट एक्चुअल में ओके है। अब गेज में डाल के देखते हैं क्या होता है। देखो अब ये 24 का होल है, अब 24 का होल, अगर 24 के होल में मैं 24.98 की शाफ्ट इंसर्ट करूंगा तो क्या होगा, जाएगी नहीं जाएगी? सर 25 होल बड़ा, शाफ्ट छोटी, चली जाएगी। तो गो के ऊपर कमेंट हम लिखेंगे गो गोस, नो गो की बात कर, 25 की होल और 25.02 की शाफ्ट, शाफ्ट बड़ी होल छोटा नहीं जाएगी, तो नो गो में, नॉट डजंट गोस। तो अगर गो में जा रही है और नो गो में नहीं जा रही, तो ये तो सही है ना यार,
गो में जा रही है, नो गो में नहीं जा रही, मतलब ये पार्ट ओके है। तो गेज ने क्या दिया आपको आंसर? तो गेज ने ओके कर, अब गेज ने ओके को ओके कर दिया, मतलब गेज सही काम कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके को ओके करना अच्छी बात है ना, नॉट ओके को ओके करना या ओके को नॉट ओके करना गलत हो जाता है। तो एक चीज तो चेक हो गई कि इन दोनों के बीच की जितनी भी वैल्यूज होगी होल की, ये हो ये हो ये हो ये हो, उसको तो ये ओके को ओके कर देगा। बट क्या ये नॉट ओके वैल्यूज को भी नॉट ओके कर पाएगा? चलिए देखते हैं। एक ये वैल्यू उठा लेते हैं कोई सी, लेट्स से 24.9 देते हैं। 24.9, क्या ये पार्ट ओके है? नहीं, ये सर पार्ट नॉट ओके। अब होल है आपका 24.9 का और शाफ्ट आपकी 24.98 की। शाफ्ट बड़ी, होल छोटा, क्या जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। बड़ी शाफ्ट है ना। अब नो गो में डजंट गो, अब नो गो में ही नहीं जा रहा है तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम स्ट्रेट अवे कह देंगे कि पार्ट नॉट ओके। तो इसने नॉट ओके को नॉट ओके कर दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। मतलब बेसिकली ये वाला जो गो वाला जो है, ये क्या कर रहा है? ये इधर वाले सारे डिफेक्ट्स को हटा रहा है, इधर वाले सारे डिफेक्ट्स को, मतलब सारे डिफेक्टिव पार्ट्स को बाहर कर रहा है। अगर हम यहां बात करें, कोई सा भी पॉइंट ले लो, 25.4 ले लो, 25.1 ले लो, ये पार्ट कैसा है? नॉट ओके। अब गो वाला जाएगा क्या इसमें? देखो होल बड़ा है, शाफ्ट छोटी है, तो चला जाएगा। शाफ्ट छोटी है ना, तो गो। अब अगर आप यहीं रुक जाते तो इस पार्ट को ओके कर बैठते। अब इधर देखते हैं, 25.51 की शाफ्ट है आपका, होल है आपका, और 25.02 की शाफ्ट है आपकी। शाफ्ट छोटी है, होल बड़ा है। शाफ्ट छोटी है, होल बड़ा है। अब जब शाफ्ट छोटी है, होल बड़ा है, तो चले जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। और जैसे ही इसमें गो हो गया, यहां से आप कह दोगे कि नॉट ओके, तो इसने नॉट ओके को नॉट ओके। मतलब ये जो हमने सोचा है कि भैया लोअर लिमिट ऑफ द होल पर 24.98 रखना है और 25.02 पर अपर लिमिट ऑफ द होल रखना है, मतलब नो गो पर अपर लिमिट ऑफ द होल रखना है, ये बिल्कुल सही डिसीजन रहा। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। तो हमेशा जब हम प्लग गेज डिजाइन करते हैं तो लोअर लिमिट पर याद रखिएगा। मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, स्टेटमेंट को मत भूलिएगा, बस इतना ही याद रखिएगा स्टेटमेंट। while design of plug gauge, प्लग गेज को यूज करते हैं फॉर चेकिंग होल्स। Go side is kept on lower limit of hole and no go side is kept on upper limit of। ये स्टेटमेंट याद रखें, एग्जाम कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये आता है कि सर क्या हम एग्जैक्ट 24.98 बना सकते हैं? नहीं बना सकते यार, एग्जैक्ट 24.98 कैसे बनाओगे? बना सकते हो एग्जैक्ट 24.98? नहीं, थोड़ी तो सा टॉलरेंस देना पड़ेगी। हाँ, तो टॉलरेंस देना पड़ेगी। तो जो टॉलरेंस हम देंगे उसे हम कहते हैं गेज टॉलरेंस। क्या कहते हैं? गेज टॉलरेंस। अब गेज टॉलरेंस क्या होता है? गेज टॉलरेंस होता है आपका यूजुअली 10% ऑफ वर्क टॉलरेंस। गेट में अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके, एक दो क्वेश्चन तो बहुत अच्छे आए हैं, मैं बताऊंगा आपको अभी 10 मिनट में। तो 10% ऑफ वर्क टॉलरेंस मतलब 10% कितना हुआ? वर्क टॉलरेंस कितना हुआ? सर वर्क टॉलरेंस मतलब होल की बात कर रहे हो ना, तो ये कितना है देख लो, 20 + 20 40 माइक्रॉन्स। तो 10% ऑफ 40 माइक्रॉन्स इज इक्वल टू 4 माइक्रॉन।
तो देखो कैसी बातें हो रही हैं यहाँ पर। 4 माइक्रोन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही क्रिटिकल डायमेंशन होती है। टेम्परेचर से चेंज हो जाता है 4 माइक्रोन। तो इसलिए गेज मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी precise, comes under very very extremely precision manufacturing operations। ठीक है, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग करना होगी आपको यहाँ पर। सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग तो करना ही होगी आपको, मतलब टर्निंग से तो अचीव नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो अब 4 माइक्रोन कैसे दे सकते हो आप टॉलरेंस? देखो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन ये होता है। एक ऑप्शन ये होता है और एक ऑप्शन बायलेटरल का होता है। तो बायलेटरल बोल दिया तो 2-2 माइक्रोन ऊपर नीचे कर देना, और यूनिलेटरल में बता देंगे आपको कि ये वाला है या ये वाला। दोनों में से कोई एक ही लोगे, दोनों तो ले नहीं सकते। तो अकॉर्डिंगली अगर आपने ये चूज किया फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी गो गेज की साइड हो जाएगी, गो साइड हो जाएगी 25.02। यार 1 मिनट दे दो यार, 1 मिनट दे दो। Just a minute। हाँ जी, तो 25.02 और इतना माइनस ना, तो ये हो जाएगा आपका 0.00 माइनस 0.00, इस तरह से। और नोवो क्या हो जाएगा आपको? नो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल में आ जाएगा यहाँ पर 25.02, 24.9। ठीक है, ये भी बना सकते हो आप। वो तो गेट में आप ऑप्शन देख लेना किसके हिसाब से उसको देगा। और बायलेटरल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो ये साइज बन जाएगी आपकी 25.02 प्लस माइनस 0.00। नो गो बड़ा आएगा ना? हाँ, नो गो बड़ा आएगा ना? मैंने कुछ गलत दिखा क्या? हाँ, ठीक है, थैंक यू। अभी ठीक है। सर तो फिर ये 4 माइक्रॉन्स का टॉलरेंस दोनों जगह अप्लीकेबल है ना? मतलब हाँ, इसमें भी है ना, ये हाँ। पूछेगा ना। हाँ सर, और वो मेंशन करेगा कि दोनों साइड बायलैटरल है या? हाँ, बायलेटरल यूनिलेटरल, बायलेटरल बोल दिया तो क्लियर ही है, यूनिलेटरल बोल दिया तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा, लाइक दैट। चलिए, जस्ट गिव मी अ मिनट।
ये केस स्टडी है, इसको एक बार आप देखो, है ना। चलिए मैं बताता हूं आपको कि इसमें एक चीज और आ सकती है, वैसे गेट में अभी तक पूछी नहीं गई है, बट बता देते हैं आपको। वियर अलायंस। वियर अलायंस क्या होता है? देखो यार, गो साइड बार बार इंसर्ट होगी होल के अंदर और वियर आउट होगी। नो गो तो इंसर्ट यूजुअली कम ही होगी, क्योंकि फेलियर पार्ट्स कम ही होते हैं। तो गो 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 वाली साइड जब होल के साथ इंसर्ट होगी तो इंसर्ट हो होके उसकी मतलब इट माइट गेट वियर आउट, राइट। तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत उसमें वियर अलायंस भी देते हैं। 5% वियर अलायंस यूजुअली दिया जाता है वर्क टॉलरेंस का, ठीक है। तो इट वुड बी 2 माइक्रॉन्स इन दिस केस। तो वो 2 माइक्रॉन्स आप फर्दर यहाँ पर ऐड कर, टोटल 6 माइक्रॉन्स हो जाएगा, लाइक दैट। ओके। अब इसी जगह जस्ट रिवर्स में कहूं, ये तो आपने होल चेक किया है। अब अगर आपको शाफ्ट चेक करनी है तो शाफ्ट चेकिंग के लिए आपको रिंग गेज यूज करना होगा। जैसे होल चेकिंग के लिए क्या यूज किया था आपने? प्लग गेज। प्लग गेज भी आता है और एक स्नैप गेज आता है, ये स्नैप गेज। तो यूजुअली प्लग गेजेस आर प्रेफर्ड, बट यू हैव एन ऑप्शन ऑफ स्नैप गेज ऑल्सो। और ये रिंग गेज है, जैसे 25S7 हमने देखा था, याद है। तो अगर आपको 25S7 का होल की शाफ्ट चेक करनी है, 25S7 की शाफ्ट कैसी होगी आप जानते हैं। तो अगर आपको 25S7 की शाफ्ट चेक करनी है तो एक बार गो साइड में इंसर्ट करिएगा, चली गई तो करेक्ट है, और नो गो में इंसर्ट करिएगा, नहीं गई तो इनकरेक्ट है। नो नहीं गई तो वो करेक्ट है। मतलब दोनों चीजें, ये एंड होता है। these gauges work only always on the concept of end. ओके। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। मैं इस पे टाइम वेस्ट ज्यादा ना करते हुए लिख दूंगा सीधे सीधे कि शाफ्ट चेक कर रहे हो आप तो रिंग गेज लगेगी, है ना। लेट्स से 25 या 30 प्लस माइनस 0.02 की शाफ्ट है फॉर एग्जांपल। तो ये अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट हो गई और ये हो जाएगा 29.990। ये लोअर लिमिट की शाफ्ट हो गई, करेक्ट। और ये आपका रिंग गेज हो गया। ये रिंग गेज की गो साइड हो गई और ये नो गो साइड हो गई। या उल्टा होगा, ऐसे लिख लो, यही रहने दो वरी से इसको। नो गो साइड जो होगी, गो साइड जो होगी, ये अब अपर लिमिट ऑफ होल, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट पे बनेगी, और ये लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट पे, क्योंकि नो गो साइड क्या है? एक होल है जो लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट पे बनेगी, और गो साइड क्या है? अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। क्लियर? जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। सेम एक्टिविटी आप करके देख सकते हो, जो मैंने टेबल यहाँ बना के दिखाई थी आपको। द सेम टेबल कैन बी मेड ओवर हियर आल्सो एंड कैन बी रियलाइज्ड।
बट आई डोंट प्रेफर कि इतना याद रखें आप तो सिर्फ एक स्टेटमेंट याद रखें जो मैंने लिखा है ये वाला कि while design of plug gauges for checking holes, go side is kept on the lower limit of the hole and no go side is kept on the upper limit of the shaft. और रिंग गेज के लिए जस्ट अपोजिट होगा, रिंग गेज के लिए ये अपोजिट होगा, इतना ध्यान रखिएगा, बात खत्म। चलिए अब मुझे दीजिए आप 2 मिनट में कुछ क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन क्या इसमें है नहीं क्या, जो हमें क्वेश्चन पेस्ट करना पड़ेंगे मुझे 2 मिनट दो। Just have to give me 2 minutes. अच्छा मेटल कटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया आप लोगों ने बंदे? बताओ यार, नहीं लगाया अभी तक? क्या कर रहे हो यार, क्वेश्चन तुरंत लगा लो प्रीवियस ईयर, ऐसा मत करो। गेट के क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो क्या मतलब रह जाएगा? मैं एक टाइप करा सकता हूँ आपको क्लास में, अब एक जैसे रिपीटेड क्वेश्चन कराने का कोई ज्यादा सेंस भी नहीं है, थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कुछ पेस्ट कर दिया यहाँ पर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अटेम्प्ट करें आप लोग। एक क्वेश्चन और को ठीक है, हाँ ये रहा, सर्चिंग फॉर दिस ओनली 1997। चलो भाई ये स्क्रीन शेयर करी हमने आपके लिए। ओके, ये सारे
जाओ एक मिनट यार, ये सारे क्वेश्चन मैंने इधर शीट में पेस्ट कर दिए हैं, शीट से आपके पास, तो मैं शीट ही आपको स्ट्रेट अवे शेयर करता हूँ। प्रेजेंट नाउ विंडो VGTI मैन्युफैक्चरिंग। चलिए यस, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये 2003 का क्वेश्चन है, स्टार्ट करें आप सॉल्व करना। ठीक है, आई विल बी देयर इन अ मिनट, यू स्टार्ट सॉल्विंग इट, बी रेडी विद आंसर। हाँ भैया, सूरज आंसर बी। और कोई? पूर्वी, प्रतीक, राहुल, हेमंत, मोहम्मद, ऋतिक। ऋतिक बोला बी। हेमंत भाई क्या हो गया? वेरी गुड उर्वी। चलो ठीक है, मैं दिखाता हूं एक बार। डब्ल्यू पूछ रहा है आपसे, पी क्यू आर आपको दिया हुआ है, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? वेरी गुड ऋतुजा। देखो डब्ल्यू का मैक्सिमम क्या होगा जब पी मैक्सिमम होगा? माइनस क्यू मिनिमम होगा और आर मिनिमम होगा, करेक्ट? दैट वुड बी डब्ल्यू मैक्सिमम। मतलब डब्ल्यू की सबसे बड़ी डायमेंशन कब बनेगी? जब पी बड़ा था बड़ा बनेगा और क्यू और आर सबसे छोटे बनेंगे। और डब्ल्यू मिनिमम कब होगा? जब पी मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा। छोटे छोटा पी और बड़े से बड़े क्यू और आर। ठीक है,
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बी आ रहा है? श्योर, ऐसे ही सॉल्व किया तो डब्ल्यू मैक्स डब्ल्यू मिनिमम आ जाएगा आपके पास। थोड़ा सा ऑप्शन के साथ कैलकुलेट करके देखिएगा क्या मैच हो रहा है। ओके, चलिए, ये गेट आउट 2014 का क्वेश्चन है, ट्राई करें ऐसे। हाँ, ये प्रतीक क्या बोलता है? डी। हेमंत भी डी, नम्रता भी डी, क्या बात है, सूरज भी डी। हेमंत तो क्लास में है कि नहीं है, क्या कर रहा है? अच्छा, हेमंत का आंसर पहले ही आ गया। ओके, सॉरी सॉरी, डी डी, ऋतिक भी डी। मेरे हिसाब से करने की जरूरत ही नहीं है मुझे, ठीक है, बट एक मिनट फिर भी मैं इसके ऊपर बात करूंगा, ठीक है, जल्दी से। क्वेश्चन तो सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। गो प्लग गेज पूछ रहा है आपसे एज पर यूनिलेटरल, तो देखो यहाँ पे यूनिलेटरल लिखा हुआ है, तो गो प्लग गेज पूछ रहा है। प्लग गेज गो मतलब लोअर लिमिट ऑफ द होल कि अपर लिमिट ऑफ द होल? सर लोअर लिमिट ऑफ होल, और ये रहा आपका होल, तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी? 24.985। अब इसमें 15 माइक्रोन प्लस कर दो या 15 माइक्रोन माइनस कर दो। माइनस करोगे प्लस करोगे? नहीं 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 सर, ये क्या करोगे, 10% ऑफ द वर्क टॉलरेंस लेना है हमको। तो 30 माइक्रोन का वर्क टॉलरेंस है, तो 10% मतलब 3 माइक्रोन का गेज टॉलरेंस हो जाएगा। अब यूनिलेटरल में आपके पास कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, करेक्ट, मतलब ये वाला, इस तरह से। तो ऑप्शन देख के आप लगा सकते हो, ठीक है। चलो ये सर क्वेश्चन, अभी हाँ, इस केस में तो सर एक ही ऑप्शन मैच हो रहा था कि यूनिलैटरल है और 3 माइक्रोन ऊपर है। सर अभी बट एक ऑप्शन हो गया समझो हाँ, समझ गया मैं 24.985, तुम्हारा, समझ गया क्वेश्चन, समझ गया मैं तुम्हारा। तो फिर फिर ऐसा होगा नहीं, कैसे चूज? वो देंगे तुम, वो फिर वो क्लैरिटी देंगे आपको, अच्छा ठीक है सर। है ना, आप तो समझो मेरी बात को। और अगर ऐसा कुछ होता है तो एक तो पहली बात क्लैरिटी देंगे आपको, और दूसरी बात ये कि इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ यार मैं, क्योंकि गेज वैसे ही थोड़ा सा अब उसमें है, कंफ्यूजन में है, क्योंकि टॉपिक का नाम हटाया उन्होंने। एक एक से क्या होता है ना, एक टाइप का गेज आप यूज करोगे, मतलब ये वाला और ये वाला, इसमें से किसी एक में पता है क्या होता है कि आपके एक ओके पार्ट्स को नॉट ओके कर देता है और एक नॉट ओके को ओके कर देता है। अभी आप पता करो कौन सा किस पे करता है, क्योंकि टॉलरेंस दे रहे हो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो ना यहाँ पर, आप समझे मेरी बात को।
मतलब यहाँ अगर कोई पार्ट आएगा चेक करने के लिए और आपका टॉलरेंस मान लीजिए आपका गेज यहाँ बना हुआ है, तो वो तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा ना। तो ये नॉट ओके को ओके कर देगा। तो ऐसा कुछ हिंट दे दे कभी क्वेश्चन में, बट उसके चांसेस बहुत रेयर है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, गेट 2013। Namrata says B. Namrata, I think answer is not B. Please. Suraj says A. No. हाँ, उर्वी सही कह रही है शायद। देखिए बाकी स्टूडेंट, चलो टाइम लो, 2 मिनट देता हूँ आपको, फिर ही करता हूँ सॉल्व। प्रतीक डी, प्रतीक डी। देखो पिन है, लेट से ये पिन है, और इसका डायमीटर है 25.0102। ठीक है, ये रेंज में है। इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है मतलब इसके ऊपर कोटिंग चढ़ानी है आपको। अब जब आप इसके ऊपर कोटिंग चढ़ाओगे तो लेट से ये आपने कोटिंग चढ़ाई इसके ऊपर,
तो ये कोटिंग चढ़ गई आपकी। अभी कोटिंग भी तो एग्जैक्ट थोड़ी ना होगी, इसकी भी तो कुछ ना कुछ लिमिट्स होंगी। तो ये कोटिंग कह रहा है कि लेट्स से कोटिंग की थिकनेस है टी, और ये है आपका डायामीटर डी। ओके, तो अब आपसे पूछ रहा है भाई सी, अरे इसने तो आंसर बदल दिया। नहीं नहीं नहीं, देखते हैं। तो साइज ऑफ द गो गेज इज ऋतुजा डी। ओके, गो गेज पहली बात तो देखते हैं, ये शाफ्ट की मैक्सिमम साइज क्या हो सकती है। ये शाफ्ट बड़ी से बड़ी कब बन सकती है, जब डायमीटर भी बड़ा से बड़ा हो और उस पर कोटिंग भी बड़ी सी बड़ी लग जाए। करेक्ट। सो बड़े से बड़े डायमीटर पे जब बड़ी सी बड़ी कोटिंग लगेगी तो डी प्लस 2T, मतलब 25.02, और इसमें आपकी 32 माइक्रॉन्स की कोटिंग। तो 2 इंटू 34 माइक्रॉन्स, दैट मेक्स इट 25.02 प्लस 0.064, तो ये आ गया 25.084। दिस इज द लार्जेस्ट शाफ्ट। करेक्ट। स्मॉलेस्ट शाफ्ट कितनी होगी सर? डी में छोटी से छोटी कोटिंग ऐड करिए। छोटी से छोटी कोटिंग मतलब 28 माइक्रॉन्स की। ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट शाफ्ट। वैसे कैलकुलेट करने की कोई क्या करो करने की जरूरत नहीं थी, 1 मिनट में बताता हूं आपको। बट मेरी एक बात समझिएगा, यहाँ पर आपसे गो गेज पूछ रहा है, स्ट्रेट अवे गो गेज पूछ रहा है। गो गेज पूछ रहा है मतलब आपको किसके लिए डिजाइन करना है गो गेज? शाफ्ट चेक करने के लिए। मतलब आपको रिंग गेज डिजाइन, रिंग गो डिजाइन करना है। भाई कहां से ला रहे हो ये सब आंसर? वो 25.066 आएगा ना, 10 का तो वही है, कौन सा वाला? स्मॉलेस्ट वाला कौन सा बोल रहे हैं? स्मॉलेस्ट वाला। 028। एक मिनट, हाँ मैंने कुछ गलती कहा। हाँ यार, रुक जाओ। डायमीटर कितना होगा इसका? स्मॉलेस्ट डायमीटर होगा, करेक्ट। तो 25.01, 25.01। ओके 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 ओके, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, अब रिंग गो गेज मतलब गो गेज किस पे बनेगा? रिंग आपको शाफ्ट चेक करनी है, शाफ्ट के लिए आपको होल बनाना। रिंग गो गेज मतलब ये अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट पे बनेगा, राइट। मैंने आपसे कहा था कि रिंग गो गेज बनाना है आपको तो शाफ्ट के अपर लिमिट पे बनेगा। अगर आपको प्लग गो गेज बनाना है तो वो लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट पे बनेगा, और इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया। करेक्ट। तो अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट क्या है आपकी? 25.80084, इसलिए करेक्ट आंसर। इसलिए मेरा ध्यान इस पे ज्यादा था भी नहीं। अरे बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो डी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा और इससे एक अच्छा क्वेश्चन और ये है, ये पीआई में पूछा 2007 में, गेट। करो ट्राई इसको, देता हूं टाइम। आप लोग ट्राई करते रहो। एक मिनट, कहाँ चला गया यार?
बताओ यार आंसर। सी सी सी, सभी लोगों का सी कैसे आ रहा है? हेमंत भी सी, गलत है सी। हाँ, प्रतीक ने कुछ जवाब दिया, देखिए देखते हैं। सही जवाब मैं नहीं बताऊंगा, जो गलत है वो बता दूंगा। डायमीटर ऑफ अ होल, अब ये होल है। ठीक है, इसको कंट्रोल करना है आपको प्लेटिंग के बाद। अब इसमें जब प्लेटिंग करोगे आप लोग, तो इसकी थिकनेस कम होगी ऑफ कोर्स। तो आफ्टर प्लेटिंग का जो आपको दिया हुआ है, भैया तो शार्प लिखे क्यों किया सबने यार? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं यहाँ पर। डायमीटर ऑफ होल लिखा हुआ है यहाँ पर।
तो लार्जेस्ट होल कितना हो सकता है? 30.05। और स्मॉलेस्ट होल कितना हो सकता है? 30.01। अब प्लेटिंग की थिकनेस भी वेरी कर रही है इसमें। कैसे वेरी कर रही है प्लेटिंग की थिकनेस? अब आप जानते हो कि this is your initial dia and this d over here, अरे बाबा, and this d over here is final, right? अब लार्जेस्ट होल कब बनेगा? 30.05 कब बनेगा? जब आप लेट से इनिशियल होल की साइज x है, बड़े से बड़े होल में छोटी से छोटी प्लेटिंग करोगे, बड़े से बड़े होल में छोटी से छोटी प्लेटिंग करोगे, तो लेट से ये x आपका लार्जेस्ट होल है, लार्जेस्ट इनिशियल होल। इसमें जब बड़े से बड़ी प्लेटिंग करी आप, बड़े से बड़ी प्लेटिंग मतलब सॉरी, लार्जेस्ट होल में छोटी से छोटी प्लेटिंग करी, छोटी से छोटी प्लेटिंग कितनी होगी आपकी? सर छोटी से छोटी प्लेटिंग होगी मेरी कम से कम 20 माइक्रोन की। तो एक्स आ जाएगा आपका 30.07। सिमिलरली स्मॉलेस्ट होल कब मिलेगा आपको? जब आप सबसे छोटे होल में सबसे ज्यादा प्लेटिंग कर दो, 30 माइक्रोन, तो ये वाई आ जाएगा आपका 30.0, 30.07, 30.05, 07, 30.04, 30.07। एप्टीट्यूड से ज्यादा कुछ नहीं है भाई, ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। इसमें मैं मुझे कभी कभी लगता है कि मेरी भी जरूरत नहीं है इसमें, टीचर की क्या, मैन्युफैक्चरिंग क्या है इसमें बताओ तुम मुझे। नथिंग मोर देन एप्टीट्यूड। हाँ जी, ये गेज डिजाइन हो गया ये। इसमें एक टॉपिक आपका और होता है अलाइनमेंट एंड टेस्टिंग। अलाइनमेंट एंड टेस्टिंग में आपको ना दोस्तों मेटल मशीन टूल पढ़ाने के बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है? अभी नहीं, क्योंकि एक बार मशीन टूल्स पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो अभी मैं आपको एक नया नया नहीं, इसी में एक टॉपिक बता देता हूँ। उसमें मेरा ज्यादा कुछ रोल नहीं है, ठीक है? मेजरमेंट का, मेजरमेंट करने के लिए एक तो बोर गेज यूज होता है, ये नाम ध्यान रख सकते हैं आप लोग बस, ठीक है? इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं तो आपको कॉलेज में ही बेटर वे में सिखाया जा सकता है। ये डायल इंडिकेटर बोलते हैं इसको। डायल इंडिकेटर के बारे में अभी बात नहीं करूंगा, डायल इंडिकेटर के बारे में मैं बात करूंगा आपसे अलाइनमेंट एंड टेस्टिंग, ठीक है? बहुत ही काम की चीज होती है, मतलब मेरे प्रोफेशन में तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मतलब जो लोग टूल रूम में हैं उनको बिना डायल इंडिकेटर के कुछ नहीं कर सकते, है ना? ये डायल इंडिकेटर देख रहे हो आप, एक्चुअली में होता क्या है इसका, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट देखो आप, तो लेट से ये इंडिकेटर को आपने मूव करा है, ट्रांसलेट करा है, तो ये सरफेस पे ट्रांसलेट करा है आपने, ठीक है? तो अब ये जो होता है ना, ये इस तरह से मूव हो सकता है, फ्लेक्सिबल होता है। ये प्रोब जो है ना, ये फ्लेक्सिबल होता है।
तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, अब ये पॉइंट तो फिक्स है आपका, अब ये डिस्टेंस है वो कम होती चली जा रही है, तो ये ऊपर मूव करेगा। अब ये ऊपर मूव करेगा तो उधर ये रोटेट होना चालू हो जाएगा। तो आप यहाँ पर रोटेशन से ये देख सकते हो कि कितने डिवीजन इसने रोटेट किया। एक एक डिवीजन 10 माइक्रोन का होता है, 10 माइक्रोन के भी आते हैं और 1 माइक्रोन के भी आते हैं, है ना। ये मिटूटियो ब्रांड का है, बहुत दे आर पायनियर्स इन दिस मिटूटियो। 1 माइक्रोन और 10 माइक्रोन दो आते हैं इसमें, मैंने तो दो ही देखे हैं। ये जो बोर गेज का आता है ये 1 माइक्रोन का आता है, डायल इंडिकेटर बोर गेज पे जो लगता है ना, ये 1 माइक्रोन लीस्ट काउंट का आता है। और ये जो डायल इंडिकेटर जनरली जो इंस्पेक्शन में यूज करते हैं हम लोग, वो 10 माइक्रोन के, ऐसा है। देखो लिखा हुआ भी है इस पर, तो इंच में लिखा हुआ है शायद 0.001 इंच। इंडिया में तो 0.01 आता है। ये हाइट गेज है, हाइट मेजर करने के लिए, डिजिटल हाइट गेज। स्लिप गेजेस ये भी कॉलेजेस में देखे होंगे आपने, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, बस दिखा ही सकता हूँ मैं आपको। साइन बार एंगुलर मेजरमेंट के लिए कैसे, ये आपका साइन बार है, ये वर्क पीस है, ये साइन बार है, वर्क पीस पे रख दीजिए और इसे मेजर कर लीजिए, ये डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, ये ट्राइंगल बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये तो अब आप भी जानते हैं कि सर ये एंगल जो है ये एंगल ए है। अब यहां से लेकर यहां तक अगर लेंथ एल है, ये तो आपको पता होगी क्योंकि आपकी साइन बार की लेंथ है। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा इधर शिफ्ट करूं तो ये भी इधर आ जाएगा, तो ये लेंथ एल हो जाएगी। और ये क्या होगा आपका, ये एच है, एंड दिस इज एच, दिस इज आर, दिस इज एच माइनस आर, एंड दिस इज आर। एच माइनस आर प्लस आर इज एच, तो ये भी एच हो जाएगा। तो बस यहां से आप, ये स्लिप गेजेस हैं आपके सारे, स्लिप गेजेस की हाइट मेजर कर लें तो साइन ऑफ ए वुड बी इक्वल टू एच बाय एन। ये आप मेजर कर लें और ये आपको पता ही होती है क्योंकि आपकी साइन बार है। यहां से आप साइन ऑफ एनी एंगल कैन बी मेजर। ये बेवल प्रोटेक्टर होता है, ठीक है। इन केस यू वांट टू मेजर एंगल, दिस कैन बी आल्सो बी यूज्ड। ये होना चाहिए आपके पास। थ्रेड मेजरमेंट में ये थ्रेड की नोमेनक्लेचर है जो आप शायद मशीन डिजाइन में पढ़ते होंगे, ठीक है। एक 3 वायर मेथड यूज किया जाता है, इससे गेट में आज तक क्वेश्चन आया नहीं है। आप करते क्या है, यहाँ पर 3 वायर यूज करते हैं। देखिए एक वायर बेसिकली, क्योंकि डायरेक्टली कैसे मेजर करोगे आप, अगर आपको कोई भी एक डायमेंशन, मतलब लेट्स से आपको डायमीटर मेजर करना है, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, इस तरह से वायर्स यूज करते हो। और ये स्पिंडल बेसिकली इसका आपके माइक्रोमीटर का, ये माइक्रोमीटर का स्पिंडल है, इसे लगाकर इसे मेजर कर लेते हो। अब ये आपको ये मेजरमेंट मिल गया आपको, फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आपने फॉर्मूला डिराइव किया, वो फॉर्मूला ये है। बट आप ये फॉर्मूला याद रख लें सेफ्टी के लिए, ये दोनों फॉर्मूला स्ट्रेट अप, ये सेफ्टी के लिए, ये आज तक पूछा नहीं गया है बट जस्ट इन केस काम आ जाएगा, ठीक है। इसे याद रखिएगा। फिर सरफेस रफनेस, मैंने आपको याद है आर ए वैल्यू के बारे में बोला था। आर ए वैल्यू क्या, मैंने आपको बताया था आर ए इक्वल टू, आई होप यू रिमेंबर दिस, एच मैक्स अपॉन 4। टर्निंग में हमने डिराइव किया था, मैंने आपको एच मैक्स की वैल्यू डिराइव करके दी थी और मैंने आपसे कहा था आर एच मैक्स अपॉन 4 होगा, और मैंने आपसे कहा भी था कि विल टॉक अबाउट इट इन आवर मेट्रोलॉजी इंस्पेक्शन क्लास। तो देखिए कोई भी सरफेस की प्रोफाइल है वो इस तरह से, आप जानते हैं कि यू नो नॉट वेरी फ्लैट, इट हैज इरेगुलरिटीज।
तो आप जो भी सैंपल लेंथ है वो सैंपल लेंथ ले लें यहाँ पर, ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे आ जाएंगे और ये सारी लेंथ को ऐड कर दें, ए बी सी डी ई एफ जी एच सब ऐड होंगे, एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी जितने भी लेंथ है सबको ऐड करें, जितने ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड करें, आपको आर वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली इट इज अर्थमेटिक एवरेज, इट इज नथिंग मोर देन द अर्थमेटिक एवरेज। एक तरीका ये भी होता है, वैसे आर ए वैल्यू यूज करते हैं इंडस्ट्री में, बट कभी कभी आर क्यू वैल्यू, मतलब यूजुअली मैंने तो नहीं ऐसा देखी कभी ड्राइंग शीट में, बट आर क्यू वैल्यू भी बुक्स में तो लिखी होती है। ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, मतलब सभी का रूट, सभी का स्क्वायर करें, पहले स्क्वायर करके मीन ले लें और फिर उसका रूट ले लें, दिस इज आर क्यू वैल्यू। एक तरीका ये भी होता है सरफेस फिनिश बताने का, कि जो मैक्सिमम हाइट है वो डिफाइन कर दें, इन सब में जितनी भी सैंपल दी है आपने उसमें सबसे मैक्सिमम पीक किसकी, एच मैक्स डिफाइन करना। तो तीन तरीके बहुत फेमस है, आर ए, आर क्यू और एच मैक्स। और भी तरीके होते हैं बट यूजुअली ये तीन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे फेमस है अर्थमेटिक मीन डेविएशन और आर ए वैल्यू मेथड। ये बहुत ज्यादा जो मैंने अभी आपको बताया है इसमें चांसेस कम है आने के, और डायल इंडिकेटर के बारे में हम बात करेंगे अलाइनमेंट एंड टेस्टिंग मेथड। नेक्स्ट है एक टॉपिक आपका कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स, ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है गेट ने। देखिए दीज आर कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स, नाम से ही पता चलता है कि दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल सीएमएम, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। ये जो मशीन देख रहे हो आप अपने सामने, ये है जायस कंपनी की। तो बेसिकली इसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट, चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक तो इसका स्ट्रक्चर, एक इसकी टेबल, ग्रेनाइट की टेबल यूजुअली यूज की जाती है, और तीसरा इसका प्रोब एंड स्टाइलस। अब डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स देखे गए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोब एंड स्टाइलस देखे गए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनाइट, डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल्स के अरेंजमेंट भी होते हैं। बट कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन करती क्या है? कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन बेसिकली क्या करती है, कोऑर्डिनेट्स मेजर करती है किसी भी ज्योमेट्री एंड इट गिव्स यू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इट। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ, वीडियो देखते हैं। देखिए ये स्टाइलस है ना, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कस्टमाइज है एज पर द अलग अलग टाइप के स्टाइलस देख रहे हैं आप यहाँ पे लगे हुए। और यू कैन सी हाउ फ्लेक्सिबल इट इज, मतलब कितना रोटेट कर सकती है, आप देख रहे हैं इसको। ये देखिए सरफेस रफनेस मेजर कर रही है, और ये डेटा सीधे आपको कहाँ मिलेगा, कंप्यूटर्स में मिल जाएगा, आपके आपके सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा आपको। अब ये तो कस्टमाइज है बेसिकली फॉर मेजरिंग सिलेंडर्स, आईसी इंजन के सिलेंडर मेजर करने के लिए। You can see how flexible the movement of the arm is और the stylus is। अब देखिए ये सारी रीडिंग जायस कैलिप्सो का सॉफ्टवेयर है, ये तो पर्टिकुलरली जायस की मशीन है, और जो ये प्रिज्मो मॉडल देख रहे हो ये इनका ब्रेड एंड बटर है बेसिकली। तो देखिए सारी रीडिंग अब कंप्यूटर पे आ चुकी है, सॉफ्टवेयर में आ चुकी है, कैलिप्सो करके सॉफ्टवेयर है, लिखा हुआ है मैंने, देखिए साइड में। तो कैलिप्सो सॉफ्टवेयर में सारी रीडिंग आ चुकी है, जो भी इंस्पेक्शन का बंदा है, ऑपरेटर है, वो ये सारी रीडिंग्स को देख सकता है, और इनफैक्ट ये भी पता चल जाएगा आपको कि विद इन द लिमिट्स है या आउट ऑफ द लिमिट्स है। तो अगर आउट ऑफ द लिमिट्स होगी तो आप सॉफ्टवेयर को पहले ही बता दोगे। देखो क्या होता है एक्चुअली, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसका। आपके पास कैड मॉडल है ना, अब ये कैड मॉडल आपने क्या करा, ये कैड मॉडल आपने इनके सॉफ्टवेयर में इंसर्ट कर दिया। अब कैड मॉडल के एक एक डायमेंशन ऑलरेडी सिस्टम के अंदर इनबिल्ट है,
तो ये सारे डायमेंशन ले लेगा और हर एक डायमेंशन को मेजर करके आपको बता देगा कि ये सारे डायमेंशन जो इस कैड मॉडल के अंदर आपने दिए थे ये सब मैंने मेजर कर लिए और आपको एक शीट बना के दे देगा और ये भी बता देगा कि ये डायमेंशंस बेसिकली विद इन द लिमिट्स हैं। तो मतलब पूरा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट खत्म ही हो गया यहाँ पर, कुछ नहीं करना, सब कुछ सॉफ्टवेयर करके दे रहा है। तो बहुत ही शानदार एक्यूरेसी देखने को मिलने वाली। अदरवाइज क्या होता था, एक कंपोनेंट को चेक करने के लिए ऑपरेटर को पहले आधी आधी एक एक दो दो घंटा लगता था और वो सारे डायमेंशंस मैनुअली चेक कर करके लिखता था, एक वर्कशीट बनाता था, इंस्पेक्शन शीट बनाता था और इंस्पेक्शन शीट में लिखता था कि भैया ये डायमेंशन की वैल्यू इतनी है, ये डायमेंशन की वैल्यू इतनी है, डायमेंशन की वैल्यू इतनी है, डायमेंशन की वैल्यू इतनी है। और अब तो भैया मशीन कैड मॉडल से ही मशीन सब कुछ ले रही है कि भैया क्या क्या मेजर करना है और वो मेजर भी कर लेती है और उसको चेक भी कर लेती है कि लिमिट्स के अंदर है कि नहीं है और रिपोर्ट जनरेट करके दे देती है आपको। तो आपको मशीन को गाइड भी नहीं करना है कि भैया तू यहाँ जा, आपने मॉडल दे दिया कैड, वो कैड मॉडल का जस्ट जो बना हुआ पार्ट है आप वहां रख दीजिए मशीन के ऊपर, वो उसको चेक कर लेगी और आपको फाइनल इंस्पेक्शन शीट बना के देगी। ठीक है, ये देखिए गियर मैन्युफैक्चरिंग, गियर इंस्पेक्शन, गियर मेट्रोलॉजी वी कॉल इट एज। तो इनका स्पेसिफिक गियर मेट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वी डोंट हैव टू गेट इनटू गियर मेट्रोलॉजी राइट नाउ एंड दैट बेसिकली जायज गियर प्रो जो उसका नाम है सॉफ्टवेयर का। So that is basically specifically made for such kind of large gears. तो ये थोड़ा सा कस्टमाइज्ड है। हाँ, दिस इज जस्ट अ कस्टमाइज्ड। अब हर सीएमएम मशीन में से स्टार टाइप के प्रोब नहीं होते। देखिए ये प्रोब टच हो रहा है और रीडिंग ले रहा है, ये प्रोब वर्कपीस से टच हो रहा है, देखिए टच हुआ और इसमें रीडिंग ली। स्फेरिकल इन शेप है, रूबी क्रिस्टल का बना होता है। अब इसको पाथ कौन बता रहा है, इसको कौन बता रहा है कि कहां जाना है? आर यू गेटिंग? ये जो प्रोब है इसका, ये जो स्टाइलस है, इसको कौन बता रहा है भाई तू यहां जाके रीडिंग ले? या तो ये काम आप मैनुअली जॉयस्टिक से करोगे, मैनुअल भी आती है मशीन, सीएमएम मशीन मैनुअल भी आती है, तो मैनुअली ऑपरेटर जॉयस्टिक चलाता है और बताता है कि भाई तेरे को यहां जाकर जैसे काम करना है। आर यू गेटिंग दिस? और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपकी मशीन जो है वो सीएनसी सीएमएम है, मतलब उसमें ऑलरेडी कंप्यूटराइज न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड, तो उसमें फिर आप कैड मॉडल इंसर्ट कर दो तो ऑटोमेटिकली वो डेटा ले लेती है कि उसको कहां कहां जाना है और कहां कहां चेकिंग करनी है। ठीक है, तो ये देखिए आप जिस तरह से चेकिंग कर रही है, इसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, इसको कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि तेरे को यहाँ जाना है। तो पाथ का इंस्ट्रक्शन सीएनसी में कंप्यूटर्स देते हैं। ये देखिए हर एक जगह जाकर वो रीडिंग ले रही है, हर एक पॉइंट पे जाके देखिए अलग अलग रीडिंग नोट कर रहे हैं प्रोब्स। और इसे कौन गाइड कर रहा है? इसे कंप्यूटर गाइड कर रहा है कि तेरे को यहाँ जाना है। और कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? कैड मॉडल दे रहा है, कैड मॉडल जो इनके खुद के सॉफ्टवेयर में अपलोड किया है। अब देखिए वो ऑपरेटर वहां पर पीछे बैठा हुआ है, उसको कैड मॉडल दिख रहा है उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो ध्यान से ऑब्जर्व करें। ये देखिए यहाँ देखिए कैड मॉडल दिख रहा है, ये कैड मॉडल जो है एक्चुअली में यहीं से ये पूरी मशीन को पता है कि ये पॉइंट पे जाके रीडिंग लेनी है, क्रिटिकल पॉइंट पे। यूजुअली तो एक ही स्टाइलस यूज होता है, बट ये कस्टमाइज है गियर मेजरमेंट के लिए। अब देखिए, ये देखिए आप, ये पूरा उसने शीट बना दी, प्रोफाइल दिख रही है आपको यहाँ पर, गियर का लेट देख रहा है आपको क्या है, ये सब रीडिंग से देखिए आप,
तो ऑपरेटर के पास सब कुछ सॉफ्ट कॉपी में आ चुका है यहाँ पर। पिच, रन आउट, हम लोग तो देखो यार, मैं जिन इंडस्ट्रीज के साथ एसोसिएटेड हूँ वहां पे तो सीएमएम होती नहीं, तो हम लोग तो ये काम खुद ही मैनुअली करते हैं। और मुझे पता है कि यार अगर एक सीएमएम मशीन होती इंडस्ट्रीज में तो बहुत ही ज्यादा समय बच जाता और एक्यूरेट, मतलब मेजरमेंट में एक्यूरेसी भी आती। बट प्रॉब्लम ये है, दीज मशीन्स आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, और एक्सपेंसिव के साथ साथ इन मशीन्स को एयर कंडीशनिंग रूम में रखना पड़ता है, कंट्रोल्ड टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी में। तो चाहे मशीन चले ना चले, आपको 24 आवर्स एयर कंडीशनिंग चालू रखनी है। अब भैया यार कुछ कंपनीज की तो ऐसी आदत है कि एम्प्लॉय को ही नहीं बिठा पाती, तो मशीन तो बहुत दूर की बात हो गई, और ऐसी मशीन खरीदना तो और दूर की बात हो गई। और ये मशीन की कॉस्टिंग भी कोई कम नहीं है, 30, 40, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए ऐसी जाती है। तो बड़ी कंपनी जो है वहां पर डेफिनेटली देखने को मिलेगी। जैसे मैं, आई डोंट प्रोवाइड कंसल्टेशन इन बिग कंपनी, मैं तो छोटी कंपनी में जाता हूँ। बट हाँ, बड़ी कंपनी जैसे कि मैं जहाँ पे काम किया हूँ, जैसे बॉश में था, यहाँ पर तो डेफिनेटली डेडिकेटेड रूम ही होता है। ठीक है, फाइन मेजरमेंट रूम बोलते हैं उसको, एफएमआर बोलते हैं, फाइन मेजरमेंट रूम। वहां पर कोई अलाउड भी नहीं होता है, कोई भी अलाउड नहीं होता है वहां पर, सिर्फ ऑपरेटर ही जा सकता है। और अगर आपको बहुत ही स्पेशल केस में जाना है तो फिर आप जब एंट्री लेते हो तो आप एक कैबिन से पास होते हो। कैबिन में बहुत ही हाई स्पीड में एयर ब्लो होती है आपके कपड़ों के ऊपर, ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल ना रहे आपके ऊपर, तब जाके आपको एंट्री मिलती है। अदरवाइज एक छोटी सी खिड़की लगी हुई होती है, उसमें से डॉक्यूमेंट पास करते हैं लोग, दैट्स इट। तो डेफिनेटली सीएमएम खरीदना और उसको मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए इंडस्ट्रीज बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड, आपका प्रोडक्ट फिक्स्ड है कि यार हमें गियर्स ही बनाने हैं और जिंदगी भर अब गियर्स ही बनाएंगे, खूब सारे ऑर्डर है हमारे पास और क्वालिटी का बिल्कुल ध्यान रखना है, तो फिर आप एक सीएमएम मशीन प्लान कर सकते हो, है ना, विद द स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड probes and softwares as offered by Zeiss, and there are other companies also. Zeiss is one of pioneers in it. ठीक है, तो ये आपने देखा। देखिए दूसरी बात ये कि आपका जो स्टाइलस है वो किस तरह से, यू नो, देखिए किस तरह से ये पूरा ऐसे भी 360 डिग्री घूम सकता है और ऐसे भी 360 डिग्री, तो बेसिकली इट कैन रीच एनीवेयर लाइक दैट। ये देखिए, ये प्रोब है, ये चेक कर रहा है, और ये देखिए वेरिएशंस अगर विद इन परमिसिबल लिमिट्स नहीं है, मतलब आउट ऑफ परमिसिबल लिमिट्स हैं, तो इट इज बेसिकली अ डिफेक्ट, और इस डिफेक्ट को ये बता देगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे कोई डिफेक्ट नहीं, क्योंकि पॉइंट जो है वो विद इन परमिसिबल लिमिट्स आ रहे हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन क्या होती है। दिस इज अ रूबी क्रिस्टल, यूजुअली रूबी क्रिस्टल होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है, तो पॉइंट कॉन्टैक्ट बनता है यहाँ पर। तो इसी क्रिस्टल का यूजुअली पॉइंट कॉन्टैक्ट बनता है। प्रोब जो फिजिकल कांटेक्ट बनाएगा वो प्रोब। ये टच टाइप भी होते हैं, मतलब डायरेक्ट फिजिकल टच भी हो सकता है, और लाइट वाले भी होते हैं। लाइट वाले मतलब ऑप्टिकल लाइट, और मतलब विदाउट एनी टच, राइट। तो उसमें फिर लेजर लाइट यूज होती है मेजरमेंट के लिए। मैंने आपको ये सब बातें बताई हैं। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कैड मॉडल है। अभी कैड मॉडल में आपने सारे स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं, फ्लैटनेस, फॉर्म्स, एवरीथिंग इज गिवन टू इट, डायमीटर, राउंडनेस, सिलिंड्रिसिटी, एवरी डैम थिंग वी हैव गिवन ओवर, है ना, जो इंपॉर्टेंट है। तो आप मशीन के ऊपर जब ये अपलोड करोगे, आप जायज के सॉफ्टवेयर के ऊपर या किसी भी कंपनी के सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो नोवेयर वी आर मार्केटिंग एनी जायज प्रोडक्ट ओवर हियर, इट्स जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस ओनली। तो इनका सॉफ्टवेयर ये सारे जो देख रहे हैं फॉर्म्स एंड मेजरमेंट को ले लेगा, और ये सब जाके चेक करेगा। यही सब जितनी भी चीजें यहां पर दी ना आपने, इन सबको जाकर चेक करेगा कौन, सीएमएम मशीन, और रिपोर्ट जनरेट करेगा, और जहां पर डिफेक्ट होगा वहां पर लिख देगा आउट ऑफ लिमिट।
तो बहुत ही सिंपल चेकिंग हो गई आपके लिए, बट इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, करोड़। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन हो गई, कैंटिलीवर टाइप, ब्रिज टाइप, यूजुअली ब्रिज टाइप यूज होती है, बाकी मतलब ये बहुत कॉमन है, कैंटिलीवर, कॉलम टाइप, गेंट्री टाइप, हॉरिजॉन्टल टाइप, ये तो कन्वेंशनल के हिसाब से ठीक है, बट गेट में तो नहीं पूछेंगे आपसे। ये जायस प्रिज्मो करके जो इनका ब्रेड एंड बटर मॉडल है, इसमें देखिए ये दे रखा है 0.9, ये कभी गेट में पूछ लें आपसे, L/350 माइक्रोमीटर, ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने, एक्सपेक्टेड गेट क्वेश्चन मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। रुक जाओ, इसको स्ट्रेट अवे में, यार ये डिलीट नहीं हुआ, अपडेट नहीं हुआ actually। चलो कोई नहीं, इसी को देखो, ये E1 इक्वल टू 1.56 L/1000 और ये 1000/6, तो ये हो गया 1.5 L/1667 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन क्या हुआ समझिएगा ध्यान से, कि लेट्स से 200 mm की लेंथ है, यहाँ करा हुआ है जैसे, कितनी mm की लेंथ लेनी है, 200 mm की लेंथ लेनी है, तो आपको मेजरमेंट अनसर्टेनिटी आ जाएगी। 200 डालो तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 200 डिवाइडेड बाय 1.6 प्लस 1.5, तो ये आएगा 2.7 माइक्रोन। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 200 माइक्रोन के मूवमेंट में प्लस माइनस 2.7 माइक्रोमीटर की अनसर्टेनिटी हो सकती है। दैट इज व्हाट इज मीन बाय दिस फॉर्मूला। तो कभी भी आप सीएमएम मशीन परचेज करने जाते हो तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आप चेक करते हो, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। आर यू गेटिंग दिस? तो डेफिनेटली ये मेजरमेंट अनसर्टेनिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जितनी ज्यादा लो होगी उतनी बेटर आपकी मशीन की एक्यूरेसी होगी। तो आप देख लो 200 mm लेंथ में मात्र 2.7 माइक्रोमीटर, दैट इज व्हाट इट इज। और अगर जायस की मशीन का चेक करें हम, ये देखिए इसका चेक करोगे आप तो डाल दो 0.9 प्लस L/350, 200 mm में ही देखते हैं, यहाँ mm में डलेगी लेंथ, हाँ, और ये माइक्रोमीटर में आंसर आएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला 200 डिवाइडेड बाय 350 प्लस 0.9, तो देखो 1.4 से सर्टेन, जिस भी डायरेक्शन में चेक करियो आपने, एक्स में चेक करियो तो 1, वाई में चेक करियो तो 2, जेड में चेक करियो तो 3, लाइक दैट, E1 E2 E3। 1.5 माइक्रोन, क्या आप फील कर सकते हो 1.5 माइक्रोन कितना कम डिस्टेंस होता है? 1 mm के 1000 हिस्से का एक हिस्सा होता है 1 माइक्रोन। उतनी एक्यूरेसी चैलेंज कर रहे हैं लोग, क्लेम कर रहे हैं, अनबिलीवेबल। दैट्स व्हाई यू नीड appropriate temperatures। तो ये एक जनरल मेजरमेंट अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला है, हमने देखा ना, E इक्वल टू K प्लस some multiplier was there, let's say C1 L/1000। तो this is a general formula for measurement uncertainty। ये पूछ सकते हैं क्योंकि मशीन में बहुत फेमस है। ठीक है, अभी तो बहुत ज्यादा इसमें अभी सीएमए में क्वेश्चन पूछने के चांसेस, कुछ ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि 3 जगह की प्रोब की रीडिंग बोल दे देंगे, अब आपको उसका डायमीटर निकालना हो। आई होप यू आर गेटिंग दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसमें एक टॉपिक आपका असाइनमेंट असाइनमेंट क्या सॉरी अलाइनमेंट मेथड्स बचा है, जो मैं आपको मशीन टूल स्टार्ट करूंगा कल, और मशीन टूल के बाद उसे पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, कल की क्लास का टाइमिंग मैं आपको अराउंड 11 बता दूंगा। वैसे तो 4 to 6 ही रहेगी, बट 2 to 4 में कोई प्रॉब्लम है कि आपको? अगर 2 to 4 प्लान करें हम लोग तो क्लास कल का 2 to 4 ही रखो। हाँ, क्या बोलते हो? 2 to 4 चलेगा ना? नो प्रॉब्लम सर। हाँ, बट मैं आपको थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि 2 to 4 कर लें, है ना?
अगर नहीं हो पाया तो फिर हम 4 to 6 करेंगे। मैं आपको कल अराउंड 11 मैसेज कर दूंगा, 11:30, ठीक है, चलेगा, ठीक है। ये फाइल्स मैं आपकी अपलोड कर देता हूँ आजकल, दोनों लेक्चर्स, ये वीडियोस तो नहीं हो पाएंगे, तो 6 और 6.2 अपलोड कर देता हूँ। आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, डाउट आप पूछ लीजिए मुझसे।